हाय। 18 टू 23 ईयर्स एज ग्रुप वाले या आपके कलीग या किसी फैमिली मेम्बर या आपने किसी दोस्त को देखा होगा कुछ यूँ पोज में आते हुए परेशान, तो यकीन मानो मेरा 90% चांस है उसका लास्ट थर्ड मोलर जो है, लास्ट मोलर या तो वो निकलना शुरू हो रखा है या निकलते निकलते कहीं बीच में अटक गया है। इसी कारण से ये स्थिति बनती है। हाय, नमस्ते, मैं हूँ अभिषेक। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विजडम टूथ या अकलदांत या अकलदाढ़ क्या है। चूंकि इसका इरप्शन 18 से 23 साल का एज ग्रुप में माना गया है, तो ऐसा कहते हैं जनरली कि इस एज ग्रुप में इंसान समझदार होता है। तो इसी एज ग्रुप में इसका इरप्शन है, इसीलिए इसको विजडम टूथ कहते हैं। और ये विजडम टूथ अपर दोनों साइड, लोअर दोनों साइड 4 होते हैं हमारे नंबर में। और मैक्सिमम जब आप ऑब्जर्वेशन की बात करोगे तो 90% केसेस में आपको लोअर साइड के पीछे वाला इस साइड और इस साइड, दैट इज मैंडिबुलर थर्ड मोलर ही बहुत कॉमन है। अब इसमें क्लिनिकल पिक्चर की बात करते हैं। तो जो पेशेंट जिसके अंदर मुंह दांत निकलना शुरू हुआ है या इम्पैक्शन या दांत अटका हुआ है, मुंह के अंदर नहीं निकला हुआ है, तो उस केस में पेशेंट्स के या तो दर्द काफ़ी होगा, ठीक है, या सूजन हो सकती है उस एरिया में, या मुंह के बाहर भी सूजन होगी, वहाँ पे पस बन सकता है, उसके कारण मुंह के अंदर स्वाद तीखा रहेगा, या फिर आगे चल के उसको फीवर भी हो सकता है, मुंह से काफ़ी स्मेल आएगी, बैड स्मेल, जो हैलिटोसिस कह सकते हैं। ग्रेजुअली इन्फेक्शन अगर इस एरिया से आगे बढ़ते चला गया तो दूसरे स्पेस इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। सेलुलाइटिस पूरे एरिया में हो जाए तो लुडविग एंजाइना का कारण बन सकता है, या पीछे साइड में अगर इन्फेक्शन गया तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी प्रोबेबल चांस है। और अगर सिनेरियो यहाँ से वर्स्ट से वर्स्ट हुआ तो एक नॉर्मल सिस्टमिक सेप्सिस भी हो सकता है पेशेंट को, या इसके अलावा डेथ भी हो सकती है अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर दबाव बनने से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद एक नॉर्मल सी क्वेरी होती है कि ये ऐसा क्यों होता है, बाकी दांत हमारे निकल जाते हैं, एक ही दांत क्यों अटका रहता है। तो देखो भाई, आपका दांत शुरू में ऐसे लेटा हुआ है, जब बन रहा है तो एकदम ऐसे लेटा हो रहता है, आगे की तरफ उसका मुंह होता है, धीरे 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 उसका अलाइनमेंट चेंज होता जाता है, ठीक है, तो कुछ यूँ पोजीशन में आता है। अब अगर ये ऊपर की तरफ आ रहा है तो 2-3 हिंड्रेंस इसको मिल सकता है, या 2-3 बैरियर उसको मिलेगा। पहला, हड्डी उसके ऊपर की इतनी सख्त हो कि उसको निकलने ना दे। सेकंड, या तो आगे वाला जो दांत है सेकंड मोलर, उसका रूट आपको उसको ऐसे ऐसे ब्लॉक करे, निकलने ना दे कि अलाइनमेंट सीधा हो उसका, ठीक है। थर्ड, जिंजाइवा का जो बैरियर है ऊपर, वो थोड़ा सा डेंस जिंजाइवा या डेंस गम है ऊपर, जिसको वो पेनिट्रेट करके नहीं निकल पा रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन सकता है। या चौथा सिनेरियो बनता है जो बहुत रेयर है, उसमें इरप्टिव फोर्स का अभाव। इरप्टिव फोर्स मतलब उसको ऊपर पुश करने का जो एक मैकेनिज्म है, दांत को जबड़े से जो मुंह के अंदर निकलने का प्रक्रिया है, वो अगर स्लो हो या एब्सेंट हो तो उस केस में भी ये दिख सकता है। अब एक सामान्य पेशेंट के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो उसकी क्वेरी ये होती है कि डॉक्टर साहब, मेरे सारे दांत तो सीधे निकल गए, अब इसमें ऐसी क्या स्थिति बन रही है कि भाई ये निकला ही नहीं, या टेढ़ा रह गया, या इसके कारण हम स्वेलिंग या पेन या जो भी कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, बाकी दांतों में तो इतना नहीं होता है। तो देखिए सर, बेसिकली कहानी ये है, आप जब इवोल्यूशन का पैटर्न देखेंगे तो पहले हमारे जबड़े का साइज़ जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनमें काफ़ी बड़ा होता था। अब उसका भी कारण देखते हैं। डाइट पैटर्न आप देखोगे, पहले चबाने वाला काम ज़्यादा होता था, या डाइट में जो हम लोग खान पान था, अगर हम लोग नॉनवेज ज़्यादा खाते थे पहले, धीरे धीरे शिफ्ट हुए वेज पे। वेज में भी पहले चबाने वाली जो चीज़ें थी वो ज़्यादा यूज़ होती थी, अभी मैक्सिमम सारी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड है, सॉफ्टवेयर डाइट है। तो ऐसे सिनेरियो में इसको पूरा स्टिमुलेशन नहीं मिला, एक तो ये बात है। अब जबड़े का साइज छोटा हुआ तो जो सबसे लास्ट मेंबर है, जो 18 से 23 साल या 22 साल में जो निकलने वाला है, उसके लिए जबड़े में तो जगह बचा ही नहीं, तो अल्टीमेटली भाई निकले कहाँ से, तो उसके लिए तो स्पेस है नहीं एम्पल अमाउंट में कह दीजिए। तो दैट्स वाई फिर कहानी वहाँ से गड़बड़ होती है, ठीक है। अब इसमें क्यों होता है इन्फेक्शन, देखिए 2 चीज़ है। एक तो आपका गम जो है, गम का कवर ऊपर जो है वो ढीला है, मान लो आपका दांत अटका रहेगा
तो आधा मसूड़ा को उसने पेनिट्रेट किया, आधा उसका खाली रह गया। तो इस साइड से जो एक रास्ता खुला हुआ है, इसमें बार बार बैक्टीरिया जाएगा, प्लाक जाएगा, या और भी खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे एकम्युलेट होंगी, जमा होंगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, और उसी से एसोसिएटेड दर्द, सूजन या पस बनना, यह बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो ये दर्द का कारण है, दैट इज़ इसको पेरिकोरोनाइटिस भी कहते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, राइट। फिर इसके बाद सेकंड आता है कि आप जब एक रेडियोग्राफ देखोगे मैंडिबुलर थर्ड मोलर का, उसके जस्ट नीचे से नर्व्स पास होती हैं, दैट इज़ इंफीरियर एल्वियुलर नर्व या नर्व बंडल कह लो, ठीक है। अब मान लो उसको ये कंप्रेस करे, इसका जड़ या उसके करीब करीब से पास हो, तो संभव है या चांस है कि वो नर्व में प्रेशर का पेन आपको सिम्टम पता चले। तो एक तो लोकल फ्लैप के कारण ऊपर, गम के कारण, सेकेंड नर्व के कारण, और थर्ड चांस बनता है कि इसके जस्ट जो आगे वाला मेंबर है, दैट इज सेकेंड मोलर है, उसके साथ इसका रिलेशन अगर ऐसे टेढ़ा है, ये मान लो सेकेंड मोलर है आपका, ये थर्ड मोलर टेढ़ा है, ठीक से निकला नहीं, तो यहाँ खाली जगह बनेगी। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे, यहाँ खाना फंसेगा, फूड लॉजमेंट होगा, अल्टीमेटली कैरीज स्टार्ट होगी, या बोन लॉस होगा तो मीठा मीठा दर्द होगा। फिर वो आगे चल के उसमें पल्प अगर इन्वॉल्व होगा या वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो फिर दर्द या स्वेलिंग बढ़ने का चांस रहता है, राइट। चलिए अब आते हैं, इसमें अगला स्टेप आता है जो आपके डॉक्टर साहब प्राइमरी सारा कुछ देखने के बाद एक रेडियोग्राफ सजेस्ट करते हैं। रेडियोग्राफ ओपीजी हो सकता है, जो बड़ा सा रेडियोग्राफ हो, या छोटा सा आईओपीआर जो बहुत फिजिबल नहीं है, हालांकि इंडिकेट कर सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग रेडियोग्राफिक टेक्निक्स हैं। अब उसमें आता है रेडियोग्राफिक पैटर्न पे हम लोग फिर इसको क्लासिफाई करते हैं, या क्लिनिकल भी क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे की तरफ झुका हुआ है, सेकेंड मोलर की तरफ, ऐसे ये ऐसे झुका हुआ है, मीजियो एंगुलर, वर्टिकल, डिस्टो एंगुलर पीछे की तरफ झुका हुआ, बकोवर्टेड ये गाल की तरफ अगर झुका हुआ है, जीभ की तरफ लिंगोवर्टेड, और एक ट्रांसवर्स है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नीचे सोया हुआ है, राइट। और एक वर्टिकल है जो ऐसे है, जैसे मैंने बताया सीधा खड़ा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, राइट। तो ये पैटर्न है। अब इसी में जो सबसे कॉमन पैटर्न है ये आपका मीजियो एंगुलर। जैसे मैंने बताया इरप्शन का पैटर्न क्या है, सोया हुआ है, सोए से ऐसे उठेगा। अब सोते सोते ही बहुत सारे दांत अटक जाते हैं ऐसे, तो मीजियो एंगुलर आपको लगभग 50% केसेस में देखने को मिलेगा ये पैटर्न, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इसका हड्डी में कितनी गहराई तक छुपा है उसके बेसिस पे कर सकते हैं, या कितना स्पेस उसको अवेलेबल है सेकेंड मोलर और जो यहाँ हड्डी जो ऊपर जाती है रैमस मैंडिबल का जो पार्ट है उसके बीच में कितना स्पेस है उसके बेसिस पे कर सकते हैं, या नर्व जो उसके नीचे से पास हो रही है, जड़ के जस्ट नीचे से, जैसे यहाँ आप देखो, ये समझाने के लिए दे रखा है, नीचे से नर्व्स पास हो रही हैं या इस एरिया से पास होती है नर्व, तो उसका क्या दूरी है या क्या सेपरेशन है उसके बेसिस पे, या रूट का क्या कन्फिग्रेशन है, जड़ इसकी टेढ़ी है, हुक है, डायलेसरेशन है, या फिर बहुत उसमें ट्विस्ट है या सिंगल रूटेड है, उसके बेसिस पे। अब क्लासिफिकेशंस का बेसिकली मतलब होता है कि इसको फिर हम लोग डिफ़िकल्टी इंडेक्स में घुमाते हैं। डिफ़िकल्टी इंडेक्स कहने का मतलब कि आपका दांत निकलने में कितनी आसानी है या कितना प्रॉब्लम होने वाला है, उसके हिसाब से समय लगना है, उसके हिसाब से आपका हो सकता है कॉस्ट भी डिसाइड हो, तो खर्च भी उसी के हिसाब से प्रोपोर्शन में होता है। चलिए अब आता है इसमें ट्रीटमेंट का पार्ट। ट्रीटमेंट में अगर आपके दांत में ये पहला इवेंट है या चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो उस केस में सबसे पहले ऊपर प्रॉब्लम का कारण बनेगा जो गम का कवर है, या जो ओपरकुलम है, या जो मसूड़े का ऊपर से जो ये कुछ पैटर्न है, या उसको जिंजाइवल कवर कह सकते हैं, या ओपरकुलम कहिए। तो उसमें क्या है, उसमें सबसे पहले प्रॉब्लम वहाँ से शुरू होगी इनिशियली। सबसे पहले मेडिकेशन में आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, पेन किलर या एनाल्जेसिक देंगे, और जो एंटीबायोटिक है कोशिश करेंगे कि उसको एनारोब स्पेसिफिक टारगेट करें, नंबर 1। नंबर 2, उसको क्लीन करना है, डिब्राइड करना है, जो वो पॉकेट बना हुआ है गम का ऐसे कुछ, इसको क्लीन करना है। तो इसमें हम लोग माउथ वॉशेस, क्लोरेक्सिडिन, फिर आप H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% यूज़ कर सकते हैं, या बीटाडीन दैट इज़ आयोडीन यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा उसको प्रेशर से, जैसे आपने सिरिंज में कुछ माउथ वॉश या नॉर्मल सलाइन या ऐसा कुछ भर लिया, उसको इस पॉकेट में यहाँ जब जोर से पुश करते हैं तो प्रेशर से क्लीन करता है।
तो ये पूरे एरिया को, ये जो कैविटी है ये खाली हो जाएगी। तो ऐसे कर सकते हैं। या इसी में एक अप्रोच है जो ओपरकुलम है, जो एक्स्ट्रा मांस है ऊपर से, इसको हम लोग ऐसे रिसेक्ट करके हटा देते हैं कि दांत आपका एक्सपोज हो जाए। और अगर सॉफ्ट टिश्यू के कारण इन्फेक्शन होने का चांस है तो ये बहुत अच्छा एक मेथड हो सकता है। तो ओपरकुलेक्टोमी इसको कहते हैं, ये कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो आपका दांत अटक चुका है, दैट इज मैंने पहले भी बताया, इम्पैक्शन की स्थिति अगर बनती है तो इम्पैक्शन का इलाज होता है डिसइम्पैक्शन। डिसइम्पैक्शन बेसिकली अकल दांत जो आपका है उसको सर्जिकली हटाने का एक मेथड है या तरीका है या टर्मिनोलॉजी है। अब इसके स्टेप्स होने हैं, सबसे पहले उस पूरे एरिया को नम कर दो, सेकेंड इंसीजन देना कि उस एरिया तक हमारा एसएस बने, थर्ड फ्लैप को रिफ्लेक्ट करना दोनों साइड से, हटा देंगे कि हमको दिखे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑस्टेक्टोमी कहिए या बोन रिमूवल कहिए, गाल के साइड्स का जो बोन है दांत के बगल में वो, और उसके थोड़ा पीछे का वहाँ गटर करते हैं, जगह बनाते हैं, ड्रिल से स्पेस बनाया। फिर उसके बाद या तो उसको सिंगल पीस में आप निकाल दो या बिट्स एंड बाइट्स में छोटे छोटे टुकड़े करके उसको निकाल दो, ओडेंटोक्टोमी जिसको बोलते हैं। फिर ये सब होने के बाद फिर आप पोस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इसके बाद गौज दबा के रखना है, 1 घंटे बाद आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम के बाद पेन किलर लेना है, 24 घंटे तक ठंडा नरम मुलायम, चाय पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू से बचना है। 24 घंटे के बाद फिर गुनगुना पानी में नमक रख के आप मुंह के अंदर ठहराइए। सेकेंड डे ऑनवर्ड्स आपको स्वेलिंग हो सकती है तो उसमें घबराना नहीं है, अपने मेडिकेशंस को फॉलो करिए, माउथोसिस वगैरह टाइम ले लीजिए, दवाइयाँ टाइम ले लीजिए, और नियर अबाउट 1 वीक के बाद फिर आपका सूचर कट हो जाएगा। सूचर कट होने के बाद धीरे धीरे करके वो पूरा एरिया हिलअप हो जाता है और आपको इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए सॉल्यूशन मिल जाता है इसका। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन की कहानी या विजडम टूथ की कहानी या पेरिकोरोनाइटिस की कहानी कह दें, ये सारी कहानियाँ एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा लाइक सब्सक्राइब भी करें और इफ़ पॉसिबल थोड़ा शेयर करें, ताकि आपके जो भी इस एज ग्रुप के फ्रेंड्स हैं या पेरेंट्स हैं या जो भी एसोसिएटेड मेंबर्स हैं उनको थोड़ी बहुत सहायता हो जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।